21 मई 2025 की सुबह बेंगलुरु के बाहरी इलाके चंदापुरा में एक पुराने रेलवे ब्रिज के नीचे एक नीला ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पड़ा था। बड़े शहरों में यह कोई अनोखी बात नहीं थी। सड़कों के किनारे, रेलवे पटरियों के पास या सुनसान जगहों पर अक्सर फेंके हुए सामान, पुराने कपड़े, टूटे फूटे बैग या कबाड़ का ढेर दिख जाता है। लेकिन इस नीले ट्रॉली बैग में जो राज छुपा था, उसने न केवल बेंगलुरु बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह कहानी एक ऐसी त्रासदी की है जिसमें प्रेम, विश्वासघात, साजिश और क्रूरता का घिनौना मिश्रण सामने आया है। यह कहानी है रिया की, एक 17 साल की लड़की जिसका सपना एक अनजान शहर में मौत की साजिश में बदल गया। दोस्तों, ये खबर है बिहार राज्य के नवादा जिले के हिसुआ गांव की। 21 मई की सुबह चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे की सैर करने वाले लोग और कूड़ा बीनने वालों के लिए एक सामान्य दिन था। होसूर मेन रोड से सटी रेलवे पटरियों के पास, जहां से बेंगलुरु की ट्रेनें गुजरती हैं, एक नीला ट्रॉली बैग पड़ा था। यह बैग किसी का फेंका हुआ सामान लग रहा था। सुबह का समय था और एक कूड़ा बीनने वाला, जो रोज की तरह कुछ काम की चीजें तलाशने निकला था, उसकी नज़र इस बैग पर पड़ी। उससे उम्मीद थी कि शायद बैग में कुछ कीमती सामान हो, शायद कपड़े, जूते या कोई ऐसी चीज जिसे बेचा जा सके। उसने अपने पास मौजूद किसी नुकीली चीज से बैग के ऊपरी हिस्से को काटा और अंदर झांका, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे दहशत में डाल दिया। बैग के अंदर एक इंसानी लाश थी, एक जवान लड़की की जिसका शरीर सिमटा हुआ ठुसा हुआ था। उसका चेहरा सही सलामत था, लेकिन शरीर पर चोट और दबाव के निशान साफ दिख रहे थे। कूड़ा बीनने वाला चीख पड़ा और पास खड़े कुछ लोग उसकी ओर दौड़े। किसी ने तुरंत सूर्यनगर पुलिस स्टेशन को फोन किया और खबर दी कि चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे एक ट्रॉली बैग में लड़की की लाश मिली है। पुलिस की शुरुआती जांच, सूर्यनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। क्राइम सीन को सील कर दिया गया, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। बैग और उसके आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच हुई, लेकिन पुलिस को निराशा हाथ लगी। बैग में ना तो कोई पहचान पत्र था, ना कोई फोन, ना कोई कपड़ा और ना ही कोई ऐसी चीज जो मृतका की पहचान बता सके। केवल एक चीज थी, इस केस का सबसे बड़ा सुराग बनने वाली थी, और वो थी लड़की का चेहरा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, बिना किसी नुकसान के। पुलिस ने उसकी तस्वीरें खींची और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई थी। लड़की की मौत गला घोटने से हुई थी। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। यह साफ था कि यह एक हत्या थी और हत्यारा शव को छिपाने की कोशिश में था। लेकिन सवाल यह था कि यह लड़की कौन है और उसका शव इस सुनसान जगह कैसे पहुंचा। 15 मई 2025 की शाम निर्मल दास नाम का एक पिता अपनी 17 साल की बेटी रिया की गुमशुदगी से परेशान था। रिया उस दिन घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। न कोई चिट्ठी छोड़ी, न किसी से कोई झगड़ा हुआ और न ही कोई संदेश, बस गायब थी। निर्मल दास और उनके परिवार ने पूरे गांव में तलाश शुरू की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, दोस्तों से बात की, लेकिन रिया का कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद यानी 17 मई 2025 को निर्मल दास हिसुआ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत में एक नाम था,
आशिक कुमार का। निर्मल को शक था कि आशिक, जो गांव के पास ही रहता था और बेंगलुरु में नौकरी करता था, ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। आशिक शादीशुदा था, उसका एक बच्चा भी था, लेकिन वह पिछले 3 साल से बेंगलुरु में रह रहा था, जहां उसके फूफा और फूफी भी रहते थे। हिसुआ पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। आशिक के परिवार से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आशिक उस समय गांव में नहीं था और उसके बेंगलुरु में होने की बात सामने आई थी। रिया की गुमशुदगी का केस दर्ज हो गया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो रही थी। सोशल मीडिया और चेहरे की पहचान इधर बेंगलुरु में नीले ट्रॉली बैग में मिली लाश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पुलिस ने जानबूझकर मृतका के चेहरे की तस्वीरें शेयर की थी ताकि उसकी पहचान हो सके। बिहार के कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स की नज़र इन तस्वीरों पर पड़ी। तस्वीर को जूम करके देखा गया और अचानक किसी ने कहा कि ये तो रिया जैसी लगती है। यह खबर हिसुआ थाने तक पहुंची। पुलिस ने तस्वीरों को गौर से देखा और रिया के परिवार को बुलाया। निर्मल दास ने जैसे ही तस्वीरें देखी, उनका दिल बैठ गया। वह रोते हुए बोले, ये मेरी बेटी रिया है। जैसे ही पहचान हो चुकी थी, यह खबर 23 मई को पुष्टि हो गई। अब हिसुआ पुलिस और बेंगलुरु की सूर्यनगर पुलिस ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हिसुआ पुलिस के पास पहले से आशिक कुमार का नाम था। निर्मल दास ने अपनी शिकायत में उसका जिक्र किया था, इसलिए सबसे पहले उसी पर नज़र टिकी। हिसुआ पुलिस की एक टीम आशिक के गांव यानी राहुल नगर पहुंची। आश्चर्य की बात थी कि आशिक वहां मौजूद था। वह भागा नहीं था। शायद उसे यकीन था कि कोई सबूत नहीं बचेगा, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में आशिक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन शक्ति बढ़ने पर वह टूट गया। उसने कबूल किया कि रिया को वह अपने साथ बेंगलुरु ले गया था, लेकिन उसने यह भी कहा कि रिया ने आत्महत्या की थी। पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और जांच आगे बढ़ी। दोस्तों और बेंगलुरु में रहने वाले उसके फूफा फूफी पर भी शक गहरा हो गया। पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आशिक कुमार, उसके 2 दोस्त, उसके फूफा फूफी और 2 अन्य सहयोगी, सभी को पहले नवादा में हिरासत में रखा गया और फिर बेंगलुरु पुलिस की एक टीम नवादा पहुंची। आरोपियों को बेंगलुरु ले जाया गया, जहां सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज था। जांच में जो कहानी सामने आई वह रोंगटे खड़े करने वाली थी। आशिक और रिया एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनके बीच कुछ बातचीत भी थी। शायद एक तरफा प्रेम या दबाव का रिश्ता था। सटीक कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि आशिक ने इस बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। लेकिन यह साफ था कि मई 2025 में जब आशिक अपने गांव छुट्टी पर आया, तो उसने रिया को अपने साथ बेंगलुरु चलने के लिए मना लिया। 15 मई को दोनों हिसुआ से निकले। पहले सड़क मार्ग से गया पहुँचे, फिर गया से कोलकाता और कोलकाता से ट्रेन के जरिए बेंगलुरु। करीब 2400 किलोमीटर का यह सफ़र बिना किसी शक के पूरा हुआ। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या ट्रेन में किसी को कोई शक नहीं हुआ। बेंगलुरु पहुंचकर आशिक रिया को अपने फूफा फूफी के घर ले गया, जहां वह पहले से रह रहा था। 20 मई की सुबह आशिक के फूफा और फूफी नौकरी पर चले गए। घर में सिर्फ आशिक और रिया थे। पुलिस की जांच और आशिक को पूछताछ के आधार पर पता चला कि उस दिन सुबह दोनों के बीच किसी बात पर तीखी बहस हुई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि आशिक ने गुस्से में रिया को जमीन पर पटक दिया। फिर वह उसके सीने पर बैठ गया और उसका गला घोंट दिया। उसने रिया का सिर भी
जमीन पर पटका, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई थी। रिया की मौत गला घोटने और गंभीर चोटों की वजह से हुई थी। जब आशिक को एहसास हुआ कि रिया मर चुकी है तो वह घबरा गया। उसने तुरंत अपने दो दोस्तों को फोन किया और उन्हें घर बुलाया। दोस्त लाश देखकर हैरान रह गए, लेकिन आशिक ने उन्हें धमकाया कि अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो मैं तुम सबको फंसा दूंगा, कहना कि रिया ने आत्महत्या की है। आशिक ने आत्महत्या का नाटक रचने की कोशिश की। उसने खिड़की का शीशा अंदर से तोड़ा ताकि ऐसा लगे कि कोई बाहर से शव को देख सकता था, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने पाया कि कांच के टुकड़े बाहर की ओर गिरे थे, जो साबित करता था कि शीशा अंदर से तोड़ा गया था। अगर कोई बाहर से तोड़ता तो कांच के टुकड़े अंदर गिरते। यह छोटा सा सुराग पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत बन गया, और शाम को जब आशिक के फूफा और फूफी घर लौटे तो उन्हें सारी बात बताई जाती है। आशिक उन्हें भी धमकाया, लेकिन फूफा ने सलाह दी कि शव को ठिकाने लगाना होगा, वरना सब फंस जाएंगे। शव को ठिकाने लगाने की साजिश, रिया की लाश को एक बड़े से नीले ट्रॉली बैग में ठूसा गया। लाश को मोड़कर जबरदस्ती बैग में डाल दिया गया। फिर आशिक और उसके दोस्तों ने एक ऑनलाइन कैब बुक की। रात के अंधेरे में वे चंदापुरा रेलवे ब्रिज की ओर निकले। कैब ड्राइवर को शक भी हुआ। रात का समय, सुनसान जगह और भारी ट्रॉली बैग, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और किराया लेकर चला गया। रेलवे ब्रिज के नीचे एक सुनसान जगह पर बैग फेंक दिया गया। आशिक और उसके साथियों को लगा कि बैग कभी नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी तो कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उनकी यह योजना नाकाम रही। सच्चाई का खुलासा 21 मई 2025 की सुबह कूड़ा बीनने वाले ने बैग खोज लिया, और 23 मई को रिया की पहचान हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और ट्रैवल डिटेल्स की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में दो लोग बैग ले जाते दिखे, जो रात 11:51 पर रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे थे। यह फुटेज 20 मई की रात का था। पुलिस ने आशिक और उसके सहयोगियों के फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाले। ओला कैब की बुकिंग डिटेल्स से ड्राइवर तक पहुंचा गया। ड्राइवर ने बताया कि उसे शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। कॉल रिकॉर्ड्स से यह भी पता चला कि आशिक ने अपने दोस्तों और फूफा फूफी से बार बार बात की थी। गिरफ्तारी और चार्जशीट 1 जून 2025 को बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें आशिक कुमार, उसके 2 दोस्त, फूफा फूफी और 2 अन्य सहयोगी शामिल थे। पुलिस ने हत्या, सबूत मिटाने की साजिश और अपहरण की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। केस अब कोर्ट में है। रिया की उम्र सिर्फ 17 साल थी। वह अपने सपनों की दुनिया में जी रही थी। शायद उसने आशिक पर भरोसा किया। शायद वह बेंगलुरु के बड़े शहर में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज के उस काले सच को उजागर करता है जहां बेटियां आज भी सबसे आसान निशाना बनती है, जहां प्यार करना, किसी पर भरोसा करना या अपने सपनों के लिए घर से निकलना उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। रिया की कहानी उन सभी लड़कियों की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर तो निकलती हैं, कभी स्कूल के लिए तो कभी कॉलेज के लिए, कभी अपनी दिल की सुनने के लिए, लेकिन कुछ दरिंदे उनकी राह में मौत का कांटा बिछा देते हैं। नीले ट्रॉली बैग ने एक ऐसे राज को उजागर किया जो शायद कभी सामने नहीं आता। रिया की मौत ने न केवल उसके परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा
समाज कितना असुरक्षित है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए और मजबूत कदम उठाने होंगे। केस अब कोर्ट में है, आशिक और उसके सहयोगियों को सजा मिलेगी या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन रिया की कहानी हमेशा हमारे समाज में रहेगी, एक चेतावनी के रूप में कि हमें अपने समाज को बदलना होगा ताकि कोई और रिया इस तरह की त्रासदी का शिकार न बने।